स्टार्ट करें बेटा क्लास या थोड़ा वेट करना और बच्चों का? करते हैं आशुतोष? स्टार्ट। ओके ओके श्रीकांत. So, good morning students. This is first lecture of Industrial Engineering, and today's topic is formulation of LPP. Right? First of all, we should know what is LPP. Before that, I would like to introduce the syllabus of this unit, which is unit 5th, which I am going to start right now. This unit has two parts. In first part, you can see there are topics mentioned: operation analysis, which includes formulation of LPP, graphical solution of LPP, simplex method, sensitivity analysis, degeneracy, and unbounded solution. Right, this is the first part of unit 5. And the second part is transportation and assignment models, in which you will study the optimality test, the stepping stone method, and the MOTI method and simulation. Right? अगर ऑनेस्टली इसको बताया जाए तो ये जो दो आपको यूनिट दिख रही हैं, ये बेसिकली दो अलग अलग यूनिट्स का पार्ट है. ठीक है, आप में से अगर किसी को कुछ आइडिया हो तो एक फोर्थ पेपर चलता है ऑपरेशन रिसर्च. राइट, तो ये उसकी दो अलग अलग यूनिट्स हैं जिनको मर्ज करके इन्होंने एक सिंगल यूनिट बना दिया है इसमें. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी से. आप में से किसी ने बच्चे ने भी इससे पहले एलपीपी वर्ड सुना हुआ है कि एलपीपी क्या होता है? एनी स्टूडेंट्स? नो सर। नहीं, कोई आइडिया नहीं है. चलिए ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कि एलपीपी होती क्या है. ठीक है ना, प्रॉब्लम समझने के पहले एलपीपी होती क्या है, उसके बाद उसका फॉर्मेशन करेंगे और फिर उसका हम लोग निकालेंगे सोल्यूशन. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि एलपीपी होती क्या है. राइट, तो एलपीपी समझने से पहले आप देख लो कि एलपीपी का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है. ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एलपीपी. इसकी फुल फॉर्म है हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ठीक है, क्या बताया मैंने? एलपीपी का फुल फॉर्म लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. राइट, अब ये है क्या? बेसिकली एलपीपी एक टेक्निक है जो कि हमारी मैथमेटिकल मॉडल हम लोग उसको बोल सकते हैं. उसकी हेल्प से हम लोग अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो जो हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, जैसे हमारा कोई फैक्ट्री है, कोई वेयर हाउस है, कोई भी हमारा मेडिकल फील्ड है, कोई भी इंडस्ट्री है, किसी भी तरह की इंडस्ट्री या कोई भी फील्ड में हम लोगों को ओआर की हेल्प पड़ती है. तो ओआर का जो पहला पार्ट है वो ये है कि आपको एलपीपी फॉर्मुलेट करनी आनी चाहिए. ठीक है, कोई भी आपको सामने प्रॉब्लम दी हुई है, तुम्हारा पहला स्टेप क्या होता है? वी हैव टू कन्वर्ट दैट प्रॉब्लम इनटू ए स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड दैट स्टैंडर्ड फॉर्म इज नोन एज एलपीपी. ठीक है, तो ये जो आपकी एलपीपी है, ये हम लोग क्वेश्चन दो तरह से आता है. या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होगा इस तरह से, या फिर आपको एक क्वेरी फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, आपको कन्वर्ट करना होगा इनटू दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं एलपीपी, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. राइट, अब बात करते हैं इसके जनरल स्ट्रक्चर की. तो जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें हमारे तीन पार्ट आते हैं. जो फर्स्ट पार्ट है वो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होता है? वो डिफाइन करता है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका एम क्या है. राइट, जैसे अगर आप कोई ओनर है किसी फैक्ट्री के, तो आपका एम ये होगा कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. ठीक है, तो आपका जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट का बनेगा. वहीं अगर आप कॉस्ट की बात करोगे, तो अगर आप कॉस्ट की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली कॉस्ट आपकी मिनिमाइजेशन की होगी. ठीक है, तो ये हमारे दो केस बनते हैं मैक्सिमाइजेशन के और मिनिमाइजेशन के फंक्शन में. ठीक है, 99% केस में आपको प्रॉफिट और कॉस्ट ही देखने को मिलेगी जो आपका सिलेबस है. बट इन जनरल ये डेली लाइफ में प्रॉब्लम हमारी हो सकती है, तो इसमें कोई रूल नहीं है कि हमारा जो फंक्शन बनेगा किस तरह का बनेगा. बात समझ आ रही है? तो अभी आज जो आप देखने जा रहे हो वो आपके सिर्फ दो ही केस आपको दिखाई पड़ेंगे. एक तो आपका केस आएगा मैक्सिमाइजेशन का, दूसरा केस आएगा मिनिमाइजेशन का. तो ये थंब रूल है कि जब भी आप बात करेंगे प्रॉफिट की, तो जो आपका फंक्शन बनेगा वो बनेगा हमेशा मैक्सिमाइज टाइप का. ठीक है, यहाँ पे इस तरह लिखा रहेगा आ गया आपका मैक्सिमम जेड. ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट की. बट अगर हम लोग बात करेंगे कॉस्ट की, जहाँ पे हमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है जहाँ हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं वो हमेशा बनेगा हमारा मिनिमाइजेशन टाइप का. तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बता रहा हूँ. तो अगर आपका प्रॉफिट है तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम जेड. अगर हमारी बात करें कॉस्ट की तो हम लोग बात करेंगे मिनिमम जेड की. ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे ये आपको x1 x2 दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स. लेकिन जब आगे क्वेश्चन तो क्लियर होगा.
तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैंने आपको बता दिया ये दो तरह के बनता है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज टाइप का, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट आता है एलपीपी का, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट। ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट। यानी कि अब जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम है उसमें कुछ हमारी कंडीशंस होंगी, कुछ लिमिटेशंस होंगी, वो हम लोग डिफाइन करते हैं इस पार्ट के अंदर। इसे बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, राइट। यानी कि जो हमारी कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी मशीन की बात कर रहे हैं या कोई प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि हमारी मशीन है वो कुछ फिक्स्ड आवर के लिए ही हमारे पास अवेलेबल होती है, या जो हमारे पास लेबर है उसका भी कुछ एक पर्टिकुलर लिमिटेशन होगी उसके वर्किंग आवर्स की या उसे काम करने की क्षमता की। तो वो हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा आता है कंस्ट्रेंट वाले पार्ट में, राइट। तो ये हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट है वो है हमारा नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में कभी दिया नहीं होगा, ये आपको हमेशा अपने आप लिखना होता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा हमेशा, क्वेश्चन में कभी भी नहीं बोलेगा कि आपको ये वाला पार्ट, जो थर्ड पार्ट जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को आपको हमेशा अपने आप लिखना है याद करके। अब इस पार्ट का मतलब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। यानी कि हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन की बात करेंगे या कोई हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की, तो जो भी हमारी यूनिट्स हैं, जो भी हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हम लोगों ने माने हैं, ये x1 x2 x3 अप टू x1 जितने हम लोग मान सकते हैं, वो हमेशा होने चाहिए हमारे पॉजिटिव, ठीक है। आप ही फर्ज करो कि अगर आप ये प्रोडक्शन कर रहे हो तो कभी भी आप प्रोडक्शन या तो करोगे या फिर प्रोडक्शन नहीं करोगे। कभी भी आप निगेटिव प्रोडक्शन नहीं कर सकते कि मैंने -1 प्रोडक्ट बना दिया, -10 प्रोडक्ट बना दिए, राइट। तो हमेशा जब भी आप लिखोगे नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ये आपको हमेशा अपने आप लिखना है, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन कभी देगा नहीं। आपको सिर्फ दो चीजें दे रखी होंगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में और हमारा जो है कंस्ट्रेंट के बारे में। ये आपको पार्ट अपने आप लिखना होता है एग्जाम में। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये स्ट्रक्चर पूरा क्लियर है आप लोगों को? सर प्लीज रिपीट द सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन, ओके। तो जो हमारा ये सेकंड सेक्शन है, बेसिकली इसमें हम लोग कंडीशंस डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई मैं एक एग्जांपल लूँ, फैक्ट्री हमारे पास है, हमारे पास 4 मशीन्स हैं, ठीक है, ड्रिलिंग, लेथ और शेपिंग, और एक कोई भी एक्स्ट्रा मान लो, ये है 4 मशीन्स। और उन 4 मशीन्स की कुछ लिमिटेशंस होंगी। जैसे कि फर्स्ट मशीन हमारी लेथ है, वो हमारे पास 8 घंटे के लिए अवेलेबल है, तो वो लिखेंगे दैट मशीन इज अवेलेबल फॉर 8 आवर्स, राइट। दूसरी मशीन हमारे पास 5 घंटे के लिए अवेलेबल है, तो हम लोग उसको लिखेंगे दैट मशीन इज अवेलेबल फॉर ओनली 5 आवर्स। अब जब लोग क्वेश्चन फॉरवर्ड करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, राइट। तो उसमें हमारी जो ये वाला पार्ट है, कंडीशंस हमारी आती हैं, गॉट इट? ओके सर। ओके। तो ये हमारा जनरल सा स्ट्रक्चर था एलपीपी का। आपको ये दिमाग में सेट करना है कि हमारा पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट हमारा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकंड पार्ट होता है हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, जिसमें हमारी कंडीशंस आती हैं, यानी जो भी हमारे पास अवेलेबल कंडीशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो हमारी इसमें होंगी डिफाइन। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है हमारा नॉन नेगेटिविटी, ये आपको बाय डिफॉल्ट अपने आप लिखना होता है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट क्लियर हो गया, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एलपीटी। अब लोग आगे बढ़ते हैं कि इसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, राइट। तो आपको एलपीपी क्लियर है, एलपीपी क्या होती है। अब लोग बात करते हैं फॉर्मुलेशन की। तो जिसमें आपका पहला स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी इज to identify the number of decision variables which governs the behavior of the objective function। यानी कि हम लोग जो भी यूनिट्स हमारी मैन्युफैक्चर हो रही हैं, हमको हम लोग मान लेते हैं कि लेट x1 यूनिट्स इस प्रोडक्ट 1 की हो रही हैं, x2 यूनिट्स प्रोडक्ट 2 की हो रही हैं। इस तरह से हम लोगों को कुछ वेरिएबल्स एज्यूम करने होते हैं। उन वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स, राइट। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। उसके बाद स्टेप 2 है हमारा आइडेंटिफाई द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट on the decision variables and express that in the forms of linear inequalities or linear equations। ये हमारा second step हो गया of the formation of LPP। and the third part express the objective function in the forms of linear equation in the decision variables। तो ये हमारा बन गया objective function, ये third step हो गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारा ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइदर ग्राफिकली और मैथमेटिकली। ये हमारा बात कर रहा है सोल्यूशन की, जो हमारा प्रॉब्लम एलपीपी फॉर्म हुई है उसको हम लोग ऑप्टिमाइज करें। तो हम लोग आज की क्लास में सिर्फ 3 स्टेप करेंगे, फर्स्ट टू थर्ड, यानी कि हम लोगों को सिर्फ फॉर्मुलेशन करना है एलपीपी का, उसका सोल्यूशन को देखेंगे
नेक्स्ट क्लास में, राइट। तो ये हमारे 3 बेसिक स्टेप्स हो गए फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलपीपी, कितने टाइप्स की एलपीपी हो सकती है, यानी कि कितने तरह के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो क्वेश्चन था आपका मैन्युफैक्चरिंग का, मैंने बताया आपको कि आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोई प्रोडक्शन आप कर रहे हो, तो वहाँ पे किस तरह से इस प्रॉब्लम को आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे उसको फॉर्मेशन करोगे। उसके बाद जो दूसरा टाइप का केस आपका आएगा वो आपका डाइट प्रॉब्लम का बन सकता है, तीसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन का है, चौथा आपका ऑप्टिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशंस है कि इस तरह के केस आपके सामने बन सकते हैं, ठीक है। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे एक एक करके तो आपको और चीज़ें क्लियर होगा, तो सीधे न्यूमेरिकल पे आएंगे, ठीक है। तो उसमें हमारे वही सेम पार्ट है, हमारी एलपीपी है, उसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कंस्ट्रेंट है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये दोनों हम लोग को डिफाइन करने होते हैं। और जो थर्ड पार्ट हमारा था नॉन नेगेटिविटी, वो हम लोग को बाय डिफॉल्ट लिखना होता है अपने आप, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक क्लियर होगा। हम लोग अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं जो हम लोग को क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये आपकी एलपीपी का जनरल स्ट्रक्चर था। इसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। अभी उसमें यूज़ नहीं आएगा, लेकिन जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तब उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा कि आपकी जो एलपीपी है वो किस फॉर्मेट में है। तो अभी आप बस ये ध्यान रखो कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो आपका फर्स्ट पार्ट आता है, वो आपका सकता है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, दो केस बताया मैंने आपको। उसके बाद जो हमारी सेकंड पार्ट था हमारा जो कंस्ट्रेंट का था, उसमें हमारा जो सिंबल्स हैं वो देखिए यहाँ पर लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, तीन तरह के आपके सिंबल यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। बस ये आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद लास्ट जो पार्ट है आपका है नॉन नेगेटिव, वो आपको अपने आप लिखनी है क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्वेश्चन आप लोग विजिबल है बेटा? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके बाद हम उसको फॉर्मेट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है ए फर्म प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड ऑन द 3 डिफरेंट मशीन्स। यानी कि हमारे पास एक प्रोडक्शन सिस्टम लोग कर रहे हैं, उसमें हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, राइट, एंड प्रोसेस ऑन द 3 मशीन्स। वो हमारे 3 मशीन्स पे प्रोसेस्ड होता है। अब उन मशीन्स को आप कुछ ही मान लीजिए, मिलिंग मशीन मान लीजिए, लेथ मान लीजिए, या बोरिंग मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, उनके नाम हम लोग दे दिए हैं M1, M2, M3। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये हमें 3 मशीन के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, ठीक है, of the 1 unit of the each product of the 3 products and the daily capacity of the 3 machines are given in the table। यानी कि जो आप बात कर रहा है कि जो हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कि जो कंडीशंस हैं, वो हमारी डिफाइन कर रखी हैं इस टेबल में। तो इस टेबल को आप बहुत ध्यान से देखिए, इसको टेबल को अगर आप समझ जाओगे तो आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है टेबल में, पहले आपको दी हुई है मशीन्स दी हुई हैं, हमारे पास 3 मशीन्स हैं M1, M2 और M3। उसके बाद क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3। अब इन प्रोडक्ट्स को पर्टिकुलर मशीन में प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है। जैसे हमारा प्रोडक्ट 1 है उसको लगते हैं 2 यूनिट्स, क्या है हमारी मिनट्स में दे रखी है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट 1 है वो मशीन M1 पे टाइम लेता है 2 मिनट्स, उसके बाद मशीन 2 पे लेता है 4 मिनट्स, मशीन 3 पे टाइम लेता है 2 मिनट्स। सिमिलरली ऐसे हमारा जो प्रोडक्ट 2 है वो मशीन M1 पे लेता है टाइम 3 मिनट्स, मशीन 2 पे ये प्रोसेस नहीं होता तो यहाँ पे डैश लगा हुआ है। उसके बाद जो मशीन M3 है वहाँ ये टाइम लेता है 5 मिनट्स। सिमिलरली जो हमारा प्रोडक्ट 3 है वो मशीन M1 पे टाइम लेता है 2 मिनट्स और मशीन M2 पे लेता है टाइम 3 मिनट्स। तो ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंडीशंस डिफाइंड हो गई कि हर प्रोडक्ट को किस मशीन पे कितना टाइम लगता है, राइट। अब उसके बाद जो लास्ट कॉलम देख रहे हो आप, उस पर लिखा हुआ है मशीन कैपेसिटी, यानी कि जो मशीन हमारे तीनों हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, यानी कि उनकी कंडीशंस क्या है, यानी वो कितने टाइम के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है। तो देखो यहाँ पे जो मशीन M1 है हमारी, वो टोटल कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, ओनली 440 मिनट्स पर डे, ठीक। ऐसे ही जो हमारी M2 मशीन है वो कितने के लिए अवेलेबल है, वो अवेलेबल है हमारे पास सिर्फ 470 मिनट्स पर डे। सिमिलरली जो थर्ड मशीन हमारी है M3, वो हमारी अवेलेबल है 430 मिनट्स पर डे। तो ये टेबल हमारी पूरी तरीके से हमारी डिफाइन कर दिया है क्वेश्चंस को कि हमारे क्वेश्चन में क्या कंडीशंस अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डेली नंबर ऑफ यूनिट्स
to be manufactured for each product. The profit per unit to product 1, 2, 3 is rupees 4, 3 and 6 respectively. अब देखो थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे अपने आप तो आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ते समय आ गया कि आपको एक वर्ड मिल गया यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट मिल जाएगा तो आप अपने आप समझ जाओ कि क्वेश्चन में आपको जो फंक्शन बनेगा आपका वो बनेगा मैक्सिमाइज टाइप का, क्योंकि जो हमारा एम होता है हमेशा प्रॉफिट को हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं, जैसे क्वेश्चन बताया था मैंने, और कॉस्ट हम लोग करते हैं मिनिमाइज। जैसे आपको यहाँ पे वर्ड मिल गया प्रॉफिट, तो आपको एक चीज हमें क्लियर कर लेनी है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो बनेगा मैक्सिमाइज टाइप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है इट इज अज्यूम दैट ऑल द फॉर्मुलेट assume that the amount produced are consumed in the market, formulate the mathematical LPP model that will maximize daily profit। इसमें लास्ट में लिख भी दिया है, पूरा क्लियर भी कर दिया है कि आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको एक चीज में आ गई कि हम लोगों को जो फंक्शन बनेगा हमारा वो बनेगा मैक्सिमाइज टाइप का, राइट। अब एक बार क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लो और एक कॉपी पेस्ट टेबल को ड्रॉ कर लो, ताकि आपको एक क्वेश्चन में भी आगे कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाए आसानी से। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने साथ में। अगर किसी को क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं तो मुझसे एक बार पूछो, मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा समझाने के लिए। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? श्रीकांत? यस सर, क्लियर है सर, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन सभी लोग क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला स्टेप क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, टू फाइंड आउट द डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, टू फाइंड आउट द डिसीजन वेरिएबल्स, यानी कि हम लोगों को ये एज्यूम करना है क्वेश्चन में कि हम लोगों की जो यूनिट्स हैं वो कितनी बनेंगी। बात समझ आ रही है? यानी हम लोगों को जो है यूनिट्स डिफाइन करनी है कि कितनी यूनिट्स हमारी बननी है। तो आप देख लो, हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारी यूनिट्स हैं वो मान लेते हैं x1 यूनिट्स मान लेते हैं प्रोडक्ट x1 की, और x2 यूनिट्स मान लेते हैं प्रोडक्ट x2 की, और x3 यूनिट्स मान लेते हैं प्रोडक्ट x3 की। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये होगी हमारी x1, ये होगी हमारी x2, और ये होगी हमारी x3 यूनिट्स। तो अब क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारे प्रोडक्ट 1, 2, 3 हैं, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट्स 1, 2, 3 बन रहे हैं उनका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर दिया हुआ है प्रोडक्ट 1 का प्रॉफिट कितना है 4 रुपीज, प्रोडक्ट 3 का 2 का है 3 रुपीज, एंड प्रोडक्ट 3 का हमारे पास है 6 रुपीज। तो जब एक यूनिट का हमारे पास प्रॉफिट 4 रुपीज है तो हमारे पास अगर x1 यूनिट्स हैं तो प्रॉफिट कितना होगा? 4x1। सिंपल है ना? तो बस मैं अभी आपको यहीं पे करके दिखा दे रहा हूँ, आगे उसको डिटेल करेंगे। 4x1 ये हो गया प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट x1 का, ये प्रोडक्ट 1 का। अब प्रोडक्ट 2 की बात करते हैं, इसकी हम लोग टोटल यूनिट्स कितनी मान रहे हैं, हम लोगों ने x2 यूनिट्स मान ली हैं, तो इसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा 3 इंटू x2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू x2, ये हो गया टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट x2 का। सिमिलरली जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है प्रोडक्ट 3, उसे प्रॉफिट दे रखा है 6 रुपीज पर यूनिट, तो यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा इसका 6 इंटू x3, यही होगा जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगर हम तीनों को जोड़ दें, यानी कि इसको भी ऐड कर दें और इसको भी ऐड कर दें, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, ये टोटल क्या बन गया, टोटल प्रॉफिट, ये बन गया हमारा टोटल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रॉफिट कहे या ना कहे, आपको प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज ही करना होता है। तो आप जैसे आप ये तीनों टर्म्स को लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको मैक्सिमम z इज इक्वल टू 4x1 3x2 प्लस 6x3, ये बन जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट, यानी कि दिस इज द आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम
z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 प्लस 6x3। तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि हमारा था फर्स्ट पार्ट, यानी कि हमारी एलपीपी का फर्स्ट पार्ट बन चुका है। इस पे अगर किसी को दिक्कत है बताइए मुझे। ये पार्ट क्लियर है? प्रॉफिट कैसे आया? यस सर। ठीक है, Yes, तो यानी कि हमारा एलपीपी का फर्स्ट पार्ट कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या होता है हमारा? कंस्ट्रेंट होते हैं, यानी कि जो हमारी कंडीशंस होती हैं। अब कंडीशंस हमारे सामने क्या दी हुई है, आप टेबल देखिए। कंडीशंस दी हुई है हमारे पास मशीन की और प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग टाइम की। यानी कि हम लोग मान रखा था कि हमारा जो प्रोडक्ट 1 है उसकी यूनिट्स बन रही है x1, इसकी बन रही है x2 और इसकी बन रही है x3। तो मुझे ये बताओ, जो प्रोडक्ट 1 है वो मशीन M1 पे टाइम कितना लेगा? 2 इंटू x1 ये तो लेगा, क्योंकि हमारा जो एक यूनिट है वो टाइम लेता है 2 मिनट। यस सर। और जो टोटल यूनिट्स हम लोगों ने एज्यूम करी है वो एज्यूम करी है मैंने x1। तो जो टोटल टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 2x1 ऑफ प्रोडक्ट 1। इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो ऐसे मैं देखूंगा प्रोडक्ट 2। अब प्रोडक्ट 2 की मैंने मान रखी है टोटल यूनिट्स x2 मान रखी है। तो M1 पे टाइम कितना लेता है? ये 3 मिनट सॉरी, 1 यूनिट लेता है। तो x2 यूनिट्स कितना लेंगे? 3 इंटू x2। You get total time of product 1 on machine M1। सिमिलरली जो हमारा प्रोडक्ट 3 है वो लेता है 2 मिनट ऑन मशीन M1। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? प्लस 2 इंटू x3। ये हो गया हमारा टोटल टाइम ऑफ मशीन M1। हमारे पास 3 प्रोडक्ट आ चुके हैं, इसमें 1 भी आ गया है, 2 भी आ गया है, 3 भी आ गया है। तो अब इन तीनों का जो टाइम है उसमें कुछ कंडीशन दिख रही है आपको? टेबल देख के बताओ, ये पूरा क्या आ गया? ये जो पूरा हमारा आया है पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3। ये क्या है? सर टाइम ऑफ मशीन 1। टाइम ऑफ मशीन 1। वेरी गुड। यानी कि जो हमारा मशीन 1 है ये उसका टोटल टाइम आ गया, यानी कि पूरा जो हमारी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें मशीन M1 कितना यूज हो रही है ये टाइम हमारा निकल के आ गया है। अब उसमें कंडीशन क्या बनती है? आप देखो जो लास्ट वाला में उसमें दिया हुआ है मशीन कैपेसिटी, दिख रही है आपको? क्या कह रहा है? मशीन Yes, sir. M1 की जो कैपेसिटी है वो हमारी 440 है। इसका मतलब क्या है? यानी कि जो टोटल टाइम है ये इस टाइम के इक्वल होना चाहिए या कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? आप बताइए। सर इक्वल होना चाहिए। सर इक्वल इक्वल या फिर कम भी चल सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये पॉइंट समझना है आपको। ठीक है, जहां पे लिखा हुआ है मशीन कैपेसिटी मिनिमम पर डे, सॉरी मिनट्स पर डे, यानी कि ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इससे ज्यादा आप मशीन को यूटिलाइज नहीं कर सकते। बस आपको ये पॉइंट थोड़ा समझना है, यानी कि जो टोटल टाइम आपका आ गया है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 440। राइट, यानी जो टोटल टाइम हमारा आया है वो या तो इसके इक्वल हो या इससे कम हो, इससे ज्यादा हम लोग टाइम कंज्यूम नहीं कर सकते। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। समझ आया भाई? यस सर। तो बस ये हमारा बन गया है सेकंड कंस्ट्रेंट। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। पहला क्या था हमारा? 2x1 प्लस 3x2 प्लस 6x3। 2x3। और ये कितना होना चाहिए? लेस देन 440। तो ये बन गया हमारा पहला कंस्ट्रेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशंस कंस्ट्रेंट, यानी कि हमारी कंडीशन भाई सेटिस्फाई हो गई। अब आते हैं अगली कंडीशन पे। अगली कंडीशन क्या है हमारी? अगली कंडीशन भी बिल्कुल सेम ऐसी है। जो प्रोडक्ट 1 है वो टाइम लेता है 4 मिनट और मशीन M2।
अब जो प्रोडक्ट 2 है हमारा, वो मशीन 2 पे नहीं जाता है, सीधे हमारा प्रोडक्ट 3 जाता है, उसको टाइम लेता है 3 मिनट्स। इससे क्या बनेगा, आप लोग बोलो फटाफट। 4x1 प्लस 3x3 प्लस बस 3 3x 3x3, वेरी गुड, लेस देन इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 470। 470, वेरी गुड। यानी कि ये हमारी बन गई सेकेंड कंडीशन। आप चाहो तो यहाँ लिख भी लो ब्रैकेट में, ये होगी हमारी मशीन M1 के लिए, और ये जो कंडीशन हमारी बनी है ये बनी है हमारी मशीन M2 के लिए, राइट। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन, यानी कि जो हमारी लास्ट मशीन बच रही है उस पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। जो हमारा प्रोडक्ट 1 है वो लेता है 2 मिनट्स, और जो आपको दिख रहा होगा ये मैं हिसाब करूँ उसको, ठीक है। जो हमारा ये प्रोडक्ट 1 है मशीन M3 पे लेता है 2 मिनट्स मशीन, और जो प्रोडक्ट 2 है वो लेता है 5 मिनट्स, और जो प्रोडक्ट हमारा 3 है वो इस मशीन पे नहीं जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, बोलिए भाई। 2x1 2x1 प्लस 5x2 5x2 वेरी गुड, greater लेस देन less than equal to 430। 430 जो भी दिया हुआ है, हाँ 430 दिया है, गुड। ये हो गया हमारा मशीन M3 के लिए। और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बोलो दोबारा से। और कोई पार्ट हमारा ऐसा नहीं जो छूट रहा हो क्वेश्चन में, हम लोग कवर ना कर रहे हो, सारे पॉइंट्स कवर हो गए हमारे। मशीन का टाइम हो गया, मशीन की कैपेसिटी हो गई, प्रॉफिट हो गया। और कोई पॉइंट ऐसा है जो हमारा क्वेश्चन में कवर नहीं हो रहा है? तुम्हारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? क्यों भाई, क्वेश्चन कंप्लीट Yes, हो गया sir. हमारा? नहीं हुआ है, अभी हमारा एक पार्ट रह गया है, जो मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा अपने आप लिखना है। क्या बताया था? नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जो भी आपने प्रोडक्ट माने हैं, ये प्रोडक्ट x1 x2 और ये जो x3 है, ये हमेशा आपके कैसे होंगे, ये होंगे हमेशा आपके पॉजिटिव। यानी कि ये कंडीशन आपको हमेशा अपने आप लिखनी है, जो मैं आपको बार बार 2-3 बार मैंने बोल दिया स्टार्टिंग में ही, आपको अपने आप लिखनी है। ये क्वेश्चन में कहीं डिफाइन नहीं होगा, ना कहीं दिया होगा, ये आपको लिखना है अपने आप, ठीक है। तो ये जो आपने लिखा है, ये 1 2 3 4 5 लाइन है, ये 5 लाइनें आपका क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, यानी आपको क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है। दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। वही आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। 4x1 3x2 6x3, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हो गया कंस्ट्रेंट हमारे मशीन M1 M2 और M3 के लिए। और ये हो गया हमारी लास्ट नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। तो आई थिंक क्वेश्चन को क्लियर होगा। अगर किसी क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं तो मुझसे पूछ लो, मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। बताओ भी, सर क्लियर है Question- सर। क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर। यस सर। अगर किसी को नहीं है तो पूछ लो फ्रैंकली, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर कोई डाउट है तो पूछ लो भी हाथ के आगे, है ना। आगे बढ़ो फिर मैं। शुभम शर्मा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अभी क्लियर आ रही है क्या शुभम? चलिए, अगर क्वेश्चन क्लियर है तो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट मिक्स टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर टाइम कितना आ रहा है सर? x1 x3 की वैल्यू क्या वैल्यू कितनी, मतलब? सॉल्व करने के बाद? नहीं, अभी सॉल्व नहीं करना, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा। अभी मैंने क्या बताया आपको, मैंने अभी आपको सिर्फ 3 स्टेप करवाने हैं। अभी सिर्फ आपको फॉर्मुलेट करना है क्वेश्चन को। सॉल्व मैं आपको कल कराऊंगा या अगले क्वेश्चन कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा सॉल्व में, ठीक है। सॉल्व वाला पार्ट अलग है हमारा, ये एक अलग क्वेश्चन आता है आपको फॉर्मुलेट करने का, ठीक है। उसके 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करने के तरीके, लेकिन अभी नहीं, आज नहीं। आज सिर्फ आप लोग फॉर्मुलेट करना सीखिए, क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं फॉर्मुलेट। जब भी हो जाएगा क्लियर फिर वो आगे बढ़ेंगे, फिर सॉल्व कराऊंगा मैं, राइट। तो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, अगर थोड़ा साफ मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। इसमें कह रहा है, ए पर्सन वांट्स टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए डाइट विच विल फुलफिल हिज डेली रिक्वायरमेंट of protein,
फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए। पहला हो गया प्रोटीन, दूसरा हो गया फैट और तीसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हमारे पास 3 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो हमारे फूड में होने चाहिए। फिर क्या कह रहा है, एट द मिनिमम कॉस्ट। अब जैसे आपको ये वर्ड मिला मिनिमम कॉस्ट, आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि जो हमारा फंक्शन बनेगा वो कॉस्ट के लिए शायद बनेगा, ठीक है। तो जब कॉस्ट की बात करेंगे हम लोग तो फंक्शन हमारा बनेगा हमारा मिनिमाइज टाइप का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, उसके बाद डिसाइड करना आप। तो अगली लाइन क्या कह रहा है, द चॉइस इज टू बी मेड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, द यील्ड पर यूनिट ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स आर गिवन इन द टेबल, ठीक है। यानी कि हमारे पास आपको समझना है कि 3 फूड्स हैं, ये देखिए हमारे पास, सॉरी 4 फूड हैं, फूड 1, 2, 3 एंड 4, यानी वी हैव 4 फूड्स एंड वी हैव 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे फूड्स में डेली में होना चाहिए। अभी तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, कितना कह लीजिए आप, ये ग्राम में होगा, आई थिंक ग्राम में ले सकते हो कि कितने ग्राम होना चाहिए आपका, राइट। तो वो हम लोगों को टेबल में दिया हुआ है। अब देखो जो प्रोडक्ट 1 है उसमें कह रहा है कि प्रोटीन है वो होना चाहिए 3 ग्राम, ये होना चाहिए 2 ग्राम, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो होना चाहिए हमारा 6 ग्राम, ठीक। इसके बाद जो लास्ट कॉलम दिख रहा है आपको, उसमें दे रहा है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रुपीज, यानी कि हमारी जो कॉस्ट है फूड 1 की वो दे रखी है 45 रुपीज। सिमिलरली जो हमारा प्रोडक्ट 2 है, फूड 2 है, उसमें देखो जो हमारा प्रोटीन है उसकी दे रखी है कंडीशन, वो होना चाहिए 4 ग्राम, फैट होना चाहिए 2 ग्राम, ये होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट 4 ग्राम, और इसकी कॉस्ट दे रखी है 40 रुपीज पर फूड, यानी पर यूनिट, राइट। ऐसे हमारा जो प्रोडक्ट 3 है, फूड 3 सॉरी, इसमें हमारी दे रखी है प्रोटीन्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स 8, 7 एंड 7, और कॉस्ट दे रखी है इसकी 80। नाउ लास्ट फूड जो हमारा फूड 4 है, इसमें दे रखी है कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की 6, 5 एंड 4, ठीक है। उसके बाद जो इसका कॉस्ट दे रखा है वो दे रखा है मेरे को 65, ठीक। तो ये एक हमारी जो कंडीशंस थी फूड की और उनके करस्पॉन्डिंग प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स की और उनकी कॉस्ट की, ये हमें इस टेबल में क्लियर हो गई। अब जो बिल्कुल नीचे दिया हुआ है हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी कि ये तो हमारी हो गई यूनिट, कितनी यूनिट्स हैं, बट फूड, हर फूड में मिनिमम कितनी होनी चाहिए वो कंडीशन नीचे दे रखी है। यानी कि जो प्रोटीन है वो होनी चाहिए टोटल 800 ग्राम, फैट होना चाहिए मिनिमम 200 ग्राम, यानी कम से कम इतना होना चाहिए। इससे ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए। थर्ड हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो दे रखा है 700, यानी कि 700 ग्राम्स हर फूड में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है हमारा कि फॉर्मुलेट द एलपीवी प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन आपके सामने पूरा दिया हुआ है, मैं चाहूंगा कि आप लोग 2 मिनट थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को देखो, समझो और एटलीस्ट फंक्शन बताओ, फंक्शन किस तरह का बनेगा। बताओ बेटा, क्वेश्चन पूरा मैंने पढ़ दिया आपके सामने, क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं तो मुझसे पूछ लो और बताओ मुझे कि क्वेश्चन में जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो किस तरह का बनेगा। क्लास रिस्पॉन्स करो भाई। क्वेश्चन रिपीट कर दो सर। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक समझ लीजिए कोई भी एक आदमी है, उसको 4 फूड डिजाइन दे रहे हैं, ठीक है। उन चारों फूड्स में हमारे पास 3 कंस्टिट्यूएंट है, प्रोटीन, फैट और ये हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब इन चारों फूड्स में जो हमारी प्रोटीन्स की जो यील्ड है पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट में हमारे कितना प्रोटीन आएगा, वो फूड 1 में हमारा आ रहा है 3 ग्राम, फैट में आ रहा है हमारा 2 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट हमारा आ रहा है 6 ग्राम। ये फूड 1 की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही हर फूड में इनकी यील्ड दी हुई है पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट में कितना हमारा जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट आने वाला है, ठीक। उसके बाद हर फूड की कॉस्ट दी हुई है यहाँ पर 45, 60, 80 एंड 65। एंड द लास्ट टेबल, सॉरी लास्ट रो, इसमें दी हुई है मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हर फूड में मिनिमम आपको इतनी जो है ये प्रोटीन, फैट आपको रखनी है। दिस इज द मिनिमम क्वांटिटी, 800, 200 एंड 700,
और आपसे कह रहा है कि आपको उस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है। तो मेरा बस क्वेश्चन आपसे ये है, आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, इसमें प्रॉफिट हो Sir, रही है, कॉस्ट है। तो कॉस्ट मैंने क्या बताया आपको, कॉस्ट हमेशा जब भी हमारी आएगी maximum. उसको हम लोग रखेंगे, मिनिमम रखेंगे cost को। Minimum, yes sir. हाँ, तो कॉस्ट मिनिमम रखेंगे सर और प्रॉफिट मैक्सिमम। अभी मैंने आपको सिर्फ दो चीज बताई हैं, प्रॉफिट और कॉस्ट। कॉस्ट रखेंगे हमेशा मिनिमाइजेशन की, प्रॉफिट रखेंगे हमेशा मैक्सिमाइजेशन की, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे Yes sir. मैंने मान लिया कि जो हमारा फूड 1 है, बेटा म्यूट करो, आपकी आवाज बता रही है। हाँ ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो हमारा फूड 1 है उसकी मान ली मैंने x1 यूनिट्स, और जो मेरा फूड 2 है उसकी मान ली मैंने x2 यूनिट्स। ऐसे ही मैंने फूड 3 की मान ली मैंने x3 यूनिट्स, और इसकी मान ली मैंने x4 यूनिट्स, ठीक है। तो जब मैं बात कॉस्ट की कर रहा हूँ तो मेरा फंक्शन बनेगा कॉस्ट का बनेगा। तो आप सीधी सी बात समझ लो कि जो मेरी टोटल कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, यानी जितने मेरा फूड बनेंगे, मैंने कितने माने हैं, फूड 1 की मैंने मान ली है x1 यूनिट्स। अब चूंकि एक की कॉस्ट कितनी है 45, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 45 इंटू x1, ये होगी हमारी फूड 1 की टोटल कॉस्ट। सिमिलरली जो मेरा फूड 2 है उसकी मैंने मान रखी है यूनिट्स x2, यानी कि जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो मैंने x2 मान रखा है इसका फूड 2 का। इसी कॉस्ट कितनी है 40 रुपीज, यानी इसी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 40 इंटू x2। सिमिलरली जो मेरा थर्ड प्रोडक्ट है या थर्ड फूड है उसकी मैंने मान रखी है टोटल यूनिट्स x3 यूनिट्स मान रखी है, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 80 इंटू x3, ये होगी हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ फूड x3। सिमिलरली जो मेरा फोर्थ फूड है x4, इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 65, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 65 इंटू x3। ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा बन गया आपका टोटल कॉस्ट। और जैसे मैंने आपको बताया जब भी हम लोग बात करते हैं कॉस्ट की तो फंक्शन मेरा बनता है हमेशा मिनिमाइजेशन टाइप का, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा मिनिमाइजेशन दैट इज इक्वल टू 45x1 प्लस 40x2 प्लस 80x3 प्लस 65x3। ये हो गया मेरा टोटल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बताओ भाई, क्लियर है? यस सर। सर Sir, ये 65 x4 नहीं होगा? 4 होगा Yes, ना sir. सर ये हाँ, 65 ये बेटा टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। दिस इज x4, राइट? यस सर। ये समझ आ गया कैसे लिखा मैंने, बस ये आपको आना चाहिए, यस सर, ये समझ आ गया था। बस फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपका बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब बात करते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट, यानी कि जो हमारी कंडीशंस हैं। अब ये देखो कि जो हमारी कंडीशंस दी हुई हैं वो दी हैं हमारा कॉलम वाइज, यानी कि जो हमारी कंडीशंस दी हुई हैं यहाँ पे देखो प्रोटीन कितनी कंडीशन दे रखी है, टोटल प्रोटीन कितना होना चाहिए मिनिमम 800, यानी कि 800, यानी कि जो इसका जो समेशन आएगा वो 800 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी इससे कम नहीं हो सकता। वर्ड्स पढ़ो क्या लिखे हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देखो जो फूड 1 है उसमें कितना हमारा यूनिट्स आ रहा है 3 यूनिट्स, तो यानी कितना हो जाएगा टोटल फूड 1 में 3 इंटू x1। क्लियर है? ऐसे ही जो हमारा फूड 2 है उसमें कितना आ जाएगा प्रोटीन 4 इंटू x2, थर्ड में कितना आ जाएगा 8 इंटू x3, लास्ट में जो हमारा फोर्थ फूड है उसमें आ जाएगा 6 इंटू x4। ये पूरा क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा टोटल प्रोटीन इन फूड 1, 3x1 4x2 8x3 6x4। अब मैंने क्या बताया मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए इट्स ओके, बट इससे कम नहीं हो सकता। तो जो हमारा कंस्ट्रेंट आएगा उसका जो साइन आएगा वो आएगा हमारा ग्रेटर देन का, यानी कि इन सब का जो समेशन है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 800। ठीक है, यस सर। ये क्लियर हो रहा है? ऐसे ही हम लोग सिमिलरली बनाएंगे जो हमारा अगला बनेगा कंस्ट्रेंट फैट के लिए, वो क्या बन जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 7x3 प्लस 5x4 शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 200। बिल्कुल सही, देखो वही मैं लिखा यहाँ पे। और सिमिलरली जो हमारा थर्ड है वो भी ऐसे बन जाएगा, देख लो उसको यहाँ पर 6x1 प्लस 4x2 प्लस 7x3 प्लस 4x4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 700। ठीक, वही लिखा यहाँ पर।
उसके बाद जो लास्ट में हमारा जो नॉन नेगेटिविटी है वो मुझे अपने आप लिखना होता है। वो लिखना है x1 x2 x3, जो भी मैंने यूनिट्स माने हैं दे ऑल आर नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स दे ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन पूरा 5 नंबर का कंप्लीट। क्लियर बेटा? यस सर। कोई पॉइंट समझ में आया, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। क्लियर है? बताओ भाई, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो अभी, क्योंकि फर्स्ट क्लास है। अभी लोग आराम आराम चलेंगे, थोड़ा धीरे चलेंगे, फिर थोड़ा लोग बढ़ाएंगे स्पीड आगे। सभी क्लियर तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? यस सर। अब मैं छोटा सा क्विज दे रहा हूँ आपको, 2 क्विज दे रहा हूँ। जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ा है आपको उसी पे बेस्ड ये क्विज है। देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। आप लोग अपना क्लासरूम चेक करिए, मैं उस पर आपको क्विज असाइन कर रहा हूँ। सर कृष्णा सर कहाँ चले गए सर? उनको फर्स्ट ईयर में शिफ्ट किया गया। ये देखो मैंने आपको फर्स्ट क्विज दे रहा हूँ मैं, इसमें आपको बस क्वेश्चन पढ़ के रिप्लाई करना है और जो एंट्रीज दे रखी है वो आपको फिल करनी है। क्विज आ गया, चेक करिए आप लोग। कुछ मिल गया आप लोगों को? यस सर, मिल गया सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्वेश्चन में क्या करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। कंस्ट्रेंट फॉर अवेलेबल रिसोर्सेज, एन ऑब्जेक्टिव फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंपनी, ए लीनियर फंक्शन इन एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ए सेट ऑफ नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस। मैं आपको बताया था कि ये जो हमारा टॉपिक है पूरा, हम लोग इसमें ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। ठीक है, चाहे हम लोग मैक्सिमाइज करें चाहे मिनिमाइज करें, हम लोग जनरली बोलते हैं इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं सोल्यूशन को। तो जहाँ हमारी बात प्रॉफिट की आती है तो हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे, और जहाँ पे हमारी कॉस्ट आएगी तो मिनिमाइज करेंगे, बट जनरल में बोलते हैं इसको ऑप्टिमाइज करना। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट कैरेक्टराइज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अभी जो मैंने आपको बताया है उसमें आप ले सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको समझ में आए। मैंने आपको दिखाया था स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। सर वही क्विज। कुछ हो गया? यस सर। चेक कर लेते हैं भाई, तो लोगों ने कर लिया। पहले क्विज 1 देखते हैं। सिर्फ 8 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है भाई। श्रीकांत, विशाल, शिवम, सूर्यकांत, शुभम, वैभव त्यागी और ठाकुर आदित्य, शिवम शर्मा, वैभव चौधरी, 9 लोगों ने 2 रुपये किया वेट करके। आपको अपने नंबर विजिबल हो रहे हैं? वो तो व्यू पॉइंट में जाके ही दिख गया था। सही है। हाँ, दिख गया था। यस सर। ये क्विज कराने का बस पर्पस ये है कि जैसे 26 बच्चे क्लास में हैं, बट 26 में सिर्फ 9 लोग रिप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सिर्फ 9 लोग क्लास में एक्टिव हैं, बाकी लोग क्लास में एक्टिव नहीं है। ठीक है, ऐसे आप लोग करते रहिएगा। क्विज हो चुका है, आई थिंक टाइम हो गया।
10:30 तक का टाइम है, उसके बाद ये सबमिट नहीं कर पाओगे आप। जो बच्चे हैं वो भी सबमिट कर दें, वो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन ये जो हमारा है, ये है ब्लेंडिंग टाइप का। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वो था हमारा ऑफ प्रोडक्शन टाइप। सेकंड क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन ऑफ डाइट प्रॉब्लम। और जो थर्ड क्वेश्चन हमारा वो है ब्लेंडिंग प्रॉब्लम, ठीक। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्म प्रोड्यूसेस एन अलॉय हैविंग फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। यानी कि एक फर्म है, वो हमारा एक अलॉय प्रोड्यूस कर रही है, उस पर हमारी 3 स्पेसिफिकेशंस हैं, यानी कि जो 3 कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? द स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.98। पहली कंडीशन। द सेकंड कंडीशन इज द क्रोमियम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8%, राइट। द थर्ड कंडीशन, द मेल्टिंग पॉइंट शुड बी 450 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 3 हमारे पास कंडीशंस हैं, जो भी हम लोग एलॉय बनाएंगे तो तीनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट कह रहा है हमारा, द रॉ मटेरियल ABC हैविंग द प्रॉपर्टीज शोन इन द टेबल कैन बी यूज्ड टू मेक एलॉय। यानी कि अब जो हमें एलॉय बनाना है उसके लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टी वाले रॉ मटेरियल्स हैं। वी हैव 3 मटेरियल्स A, B एंड C। अब इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखिए क्या दी हुई हैं। जो हमारा मटेरियल A है उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसकी 0.92। इसमें क्रोमियम हमारा है 7%, मेल्टिंग पॉइंट इसका है 440। उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है, अगला रॉ मटेरियल है, वो है हमारा B। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो दी हुई है आपको 0.97। इसमें क्रोमियम दिया हुआ है आपको, क्रोमियम 13%, एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस रॉ मटेरियल B इज 490 डिग्री सेल्सियस। एंड द थर्ड रॉ मटेरियल इज C, which has specific gravity 1.04, chromium is 16%, and the melting point is 480 degrees Celsius. क्या क्वेश्चन बोल रहा है देखिए, the cost of various raw materials per ton, ध्यान देना, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट दी हुई है आपको पर टन, दी हुई है 80 रुपीज फॉर A, 280 रुपीज फॉर B एंड 40 रुपीज फॉर C। ठीक है, ये आपको इन तीनों की आपको कॉस्ट दी हुई है। नाउ formulate the LPP model to find out the proportion in which A, B, C be used to obtain an alloy of desired properties while the cost of raw material is minimum। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ अबाउट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो किस तरह का बनेगा? सर मिनिमम टाइप का बनेगा। मिनिमम टाइप का बनेगा, क्यों? वो बस कॉस्ट में है ना। कॉस्ट में है, बस ये चीज आपको पकड़नी है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है क्वेश्चन पढ़ते ही कि हमारा फंक्शन किस तरह का बनेगा, तो आपका आधा क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको चूज करने हैं डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है, आपको मानना है कि आप डिसीजन वेरिएबल्स क्या मानोगे। तो हमारे पास 3 रॉ मटेरियल्स हैं A, B, C। तुम लोग मान लेंगे कि लेट X1, X2, X3, तो यहाँ फिर से X3 हो जाएगा, X3 आर द constituents of raw material A, B and C। ठीक है भाई, तो देखो फिर से यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट दी हुई है फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 80, बट यहाँ पे 90 कर दिया है मैंने बाय डिफॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन जाएगा हमारा 80 इंटू X1, यानी ये क्या बन जाएगा, 80 इंटू X1 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल A, एंड 280 इंटू X2 विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट B, एंड 40 इंटू X3 विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल C। अब इन तीनों का समेशन क्या हो जाएगा, दिस इज विल बी द टोटल कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, बन जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑल द 3 मटेरियल्स। और हमारा टोटल एम क्या है, इस टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो हम लोग वही करेंगे यहाँ पर 80x1 प्लस 280x2 प्लस 40x3, इसको हम लोग सम करके कर देंगे मिनिमाइजेशन, यानी कि मिनिमाइजेशन z इज इक्वल टू 80x1 280x2 प्लस 40x3। ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। समझ आ रहा है भाई कैसे कर रहा हूँ?
Yes, sir. ठीक है, हाँ बताओ, पूछो बेटा। सर आ रहा है सर आ रहा है, समझ में। समझ आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब उसकी बात हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रेंट की। अब दो कंडीशंस क्या दी हुई हैं, मैंने क्या मान लिया है, मैंने इसको मान लिया है x1, इसको मैंने मान लिया है x1, इसको माना है मैंने x2 और इसको माना है मैंने x3। तो अब जो कंडीशंस दी हुई हैं वो देखो कैसे दी हुई हैं आपको। आपको जो कंडीशंस दी हुई हैं वो दी हैं पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि जो आपको प्रॉपर्टी लिखनी है वो आपको बनानी है कुछ इस तरह से कि जो पहले कंडीशन बनेगी वो बनेगी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का बनेगा पहला कंस्ट्रेंट। देखिए कैसे बनेगा, वो बनेगा आपका 0.92 प्लस 0.97x2 प्लस 1.0x3। ये क्या है, ये हमारा बन गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0.9x1 ये होगी टोटल ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉ मटेरियल ए। 0.97 इंटू x2 ये होगी हमारी टोटल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉ मटेरियल बी। एंड थर्ड 1.04 इंटू x3 ये होगी हमारी टोटल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्रोडक्ट सी। तो इन तीनों जो समेशन है वो क्या दे रखा है कंडीशन, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.98। ठीक है, तो जो हमारी कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, इन तीनों को समेशन करके 0.92x1 प्लस 0.97x2 प्लस 1.0x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.98, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे कम होनी चाहिए। समझ आ रही है बात। Yes, sir. ऐसे ही जो हमारा अगला कंस्ट्रेंट है वो क्या बन जाएगा, 7x1 प्लस 13x2 प्लस 16x3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू Greater than equal to. ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ये जो हमारा टोटल तीनों का समेशन है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8%। तो ये हो गया हमारा प्रोबेम परसेंटेज के लिए। अब देखो थर्ड जो कंडीशन क्या बोल रही है, 440 इंटू x1 प्लस 490 इंटू x2 प्लस 480 इंटू x3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू Sir, greater than equal to. ग्रेटर देन इक्वल टू। वेरी गुड, तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट कंस्ट्रेंट 440 490 और 480 इंटू ग्रेटर देन इक्वल टू 450। अब उसके बाद क्या कह रहा है, एक लास्ट में जो कंडीशन मैंने आपको अपने आप में जोड़ा है इसमें वो क्या है कि जो हमारे तीनों हैं x1 x2 x3 इज इक्वल टू 100। ठीक है, यानी कि जो हमारे तीनों का जो प्रोपोर्शन है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ही बन रहा है ना एलॉय, तो जो तीनों का समेशन होगा वो कितना होगा, पूरा 100% होगा। Yes, sir. इसीलिए जो लास्ट कंडीशन में लिखा है वो लिखा है अपने आप x1 प्लस x2 प्लस x3 शुड बी इक्वल टू 100, यानी कि तीनों का जो मिला के हमारा एक एलॉय बन रहा है वो होना चाहिए हमारा टोटल 100%। क्लियर है। और जो लास्ट वाला है वो हमेशा लिखते हैं अपने आप ही है कि x1 x2 x3 शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमारा हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। कोई डाउट हो, कहीं कुछ पॉइंट समझ आया तो मुझसे पूछ लो एक बार, बताइए भाई। Sir, clear है sir. क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए गुड। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, उससे पहले मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर क्विज दोनों सबमिट कर दिए सर। कई बार कई बच्चे नहीं करते तो तो यहाँ पे जो भी नाम आ रहे हैं सबके नाम नहीं आ रहे इसमें, ठीक है ना, तो ये सबकी अटेंडेंस काउंट नहीं कर पाएगा, इसलिए थोड़ा मैनुअली मैं काउंट कर लेता हूँ अटेंडेंस सबकी। ओके
तो ये हमारा आज का टॉपिक थे जो हमारे खत्म हो गए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं, अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो। तो अभी दूं आपको एक क्वेश्चन एक और। Yes, sir. ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे आपको सही लगे। क्वेश्चन हो गया। हाँ, अभी क्वेश्चन है, इसको चाहो तो आपको स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग मुझे करके देखो। सर ये क्लासरूम पे दिया हुआ है आपने? नहीं, क्लासरूम पे नहीं है, बस ये अभी चल रही, लाइव चल रही है। अगर चाहो तो मैं इसको डाल देता हूँ वहाँ पे क्लासरूम पे, तो आपको इजीली विजिबल हो जाएगा। ये मैंने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है। क्वेश्चन दिख गया आप लोगों को? यस सर, दिख गया। Yes, sir. हाँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। आप लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और जिसका हो जाए आप लोग काम कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। यस सर। जिसका हो जाए मुझे व्हाट्सअप कर दे, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा कि सही है या गलत है, ओके सर। ठीक है। इसको क्वेश्चन ट्राई करिएगा आप लोग। और अभी अगर किसी को कोई भी जो मैंने बताया अभी टॉपिक, उसमें कहीं कोई पॉइंट समझ ना आया हो, कोई डाउट रह गया हो, तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। मैं भी इसको रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास टाइम अभी है। बताओ भाई। जो पढ़ाया पूरा क्लियर है अभी? यस Yes, सर, sir. क्लियर है। कोई डाउट नहीं, तो फिर तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। चलिए करिए इसको ट्राई। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यू हैव टू कैलकुलेटर्स। एक हमारा साइंटिफिक है और एक हमारा एक मैनुअल है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस इंडिकेट्स एन एक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ एटलीस्ट 150 scientific and 100 handheld calculators each day. Because of limitations of production capacity, not more than 250 scientific and 200 handheld calculators can be made daily. To satisfy a shipping contract, a minimum of 250 calculators must be shipped each day. If each scientific calculator sold result in a 220 rupees loss, but each handled calculator produce 50 rupees profit, then how many of each type should be manufactured daily to maximize the net profit? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। जिसका हो जाए मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं क्लास ये फिनिश करता हूँ, ठीक है। ओके सर। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, अभी मैं हूँ यहाँ पर। अगर कोई डाउट नहीं तो फिर मैं क्लास फिनिश करता हूँ, ठीक है।